हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हम यहाँ पे 4 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1221 नंबर की क्लास देख रहे हैं। 1221 दिनों से मैं आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज के दिन की बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं और खुद से कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। दोस्तों इस क्लास में आपको बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके भी मिलता है। आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको रेगुलरली इस क्लास की पीडीएफ मिल रही है। इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी आपको पीडीएफ मिल जाती है। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, देश का जो सबसे पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया जाएगा? वेयर विल बी कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप? तो दोस्तों कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहां पे? ये आनंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? आनंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं कि सहकारी विश्वविद्यालय क्या होता है और आखिर इसे क्यों यहां पे स्थापित किया गया है। देखिए सहकारी विश्वविद्यालय में यहां पे कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं उनके बारे में स्टडी की जाएगी। दोस्तों आज आप अमूल के हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हर एक प्रोडक्ट, आप उसका दूध, दही, पनीर, मिठाइयां, सब कुछ बनता है। एक समय वो बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी आज भी है, लेकिन शुरुआत वहां से हुई। तो इसकी स्टडी कराई जाएगी और इसमें जो ओनरशिप होती है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज में या कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय में, तो बहुत सारे लोग इसमें साथ मिलके यहां पे काम करते हैं। तो सहकारी विश्वविद्यालय पहली बार आनंद गुजरात में स्थापित किया जा रहा, देश का सबसे पहला। आप यहां पे पार्लियामेंट देख सकते हैं, अभी पार्लियामेंट में हीटेड डिस्कशन चल रहा है। कल मैंने आपको पार्लियामेंट में एक इंपॉर्टेंट जो लोकसभा में बिल पास किया गया और वो है वक्फ बिल, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूं त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में, जो अभी पास कर दिया गया है और संसद ने इसे यहां पे पास किया है। प्रपोज किया था, अब पास किया है। तो इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? गुजरात के आनंद में देश का सबसे पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना, देश का सबसे पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी स्थापित करना। क्लियर है? तो यह एक प्रकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, यानी कि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। पहले इसका नाम था ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, IRMA। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है इसे बोलेंगे द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। ठीक है, तो द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सर ये त्रिभुवन कौन है और इनका नाम यहां पे क्यों ऐड किया गया? तो मैं आपको समझाता हूं त्रिभुवन कौन है। तो मेरे पीछे आप त्रिभुवन की तस्वीर देख रहे हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर, इनका जो नाम है इनके नाम पे रखा गया है और IRMA को ग्रामीण प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। देखो इस यूनिवर्सिटी का जो मेन मैनेजमेंट है ना, मेन काम है वो है रूरल डेवलपमेंट। यहां पे ग्रामीण का विकास करना, ये इसका मेन मोटो है इस यूनिवर्सिटी का, इस विश्वविद्यालय का। उनको यहाँ पे प्रमोट करना और उनकी इकोनॉमी को बढ़ाना, रूरल डेवलपमेंट करना इसका मेन मकसद है। हम बात करें त्रिभुवन दास पटेल की, तो इनका जन्म 1903 में हुआ था गुजरात के खेड़ा जिले में, और जगह है आनंद गांव में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। तो ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर्स थे और फ्रीडम में इन्होंने भाग भी लिया था। फ्रीडम जो स्ट्रगल चला था उसमें काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के साथ दिया था। अब दोस्तों एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, 14 दिसंबर 1946 को कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में अमूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आज इसे अमूल कहा जाता है। ठीक है, बाद में इसका नाम अमूल किया गया। मेरे पीछे डॉक्टर वर्गीस कुरियन देख रहे हैं, जो फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन कहे जाते हैं।
जिन्होंने दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा किया। तो वर्गीस कुरियन की हेल्प से डेयरी सहकारी आंदोलन को इन्होंने विश्व प्रसिद्ध बनाया है और वर्ल्ड फेमस बनाया है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो आरबीआई का यहां पे डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है दोस्तों, पूनम गुप्ता को बनाया गया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी है। ठीक है, देखो एक गवर्नर तो आपको पता है, गवर्नर कौन है दोस्तों, संजय मल्होत्रा है जो आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर हैं। और उनकी हेल्प करने के लिए डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, क्योंकि अकेले इतने बड़े पूरे बैंक्स को संभालना किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। ठीक है, कल मैंने आपको शर्ली बोचवे के बारे में बताया था। शर्ली बोचवे जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स की महासचिव है। कॉमनवेल्थ की ये 7वीं महासचिव है। ठीक है, मैंने आपको कल पढ़ाया था। निधि तिवारी जो है पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनाई गई हैं, निजी सचिव बनाई गई हैं निधि तिवारी। और अंजू राठी राणा इंडिया की सबसे पहली लॉ सेक्रेटरी है, पहली महिला लॉ सेक्रेटरी, पहली महिला विधि सचिव कौन है, अंजू राठी राणा है। तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता को बनाया गया है। अभी भारत सरकार ने ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCAER बोलते हैं, इनकी डायरेक्टर है डॉक्टर पूनम गुप्ता। इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर पूनम गुप्ता किनके स्थान पे आई हैं, डॉक्टर माइकल पात्रा की जगह लेंगी। तो 14 जनवरी 2025 को इन्होंने, माइकल पात्रा ने अपना पद छोड़ दिया था। अभी जगह बहुत दिनों से खाली थी, तो इस जगह को डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भरा है। और डॉक्टर पूनम गुप्ता का कार्यकाल होगा 3 इयर्स का। कितने साल के लिए कार्यकाल होगा, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब सवाल एक आता है कि जो आरबीआई है इसमें कितने डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो आरबीआई में दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और इनका मैक्सिमम कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। 5 साल से ज्यादा इनका कार्यकाल नहीं हो सकता है। तो डिप्टी गवर्नर्स की जो मैक्सिमम एज होती है वो 60 साल होती है रिटायरमेंट की, 60 साल से ज्यादा एज नहीं हो सकती। तो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, स्वामीनाथन जे, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। चौथे यहां पे डॉक्टर पूनम गुप्ता को यहां पे शामिल किया गया। 4 डिप्टी गवर्नर्स है, आप इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान 26 नंबर के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। और आरबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुधा बालकृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, 6ठा नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं। पीएम मोदी ने विजिट की है 6th बिम्स्टेक समिट 2025। तो किस देश में बिम्स्टेक समिट हो रहा है, तो दोस्तों थाईलैंड में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है 6 नंबर का बिम्स्टेक समिट। ठीक है, और हमारे देश के मोदी जी 2 दिन की यात्रा पर यहां पे गए हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये अपने जो एयरप्लेन है उससे निकल रहे हैं और हाथ को वेव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 नंबर के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। थाईलैंड में कितने दिन रहेंगे, 2 दिन की यात्रा ये करेंगे। तो ऐसा 2016 में भी 2019 में भी जा चुके हैं और थाईलैंड में इनकी तीसरी यात्रा है। ये 3rd टाइम थाईलैंड यहां पे जा रहे हैं, तीसरी बार यहां पे यात्रा कर रहे हैं। मेरे पीछे आप यहां पे तस्वीर देख रहे हैं थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर की, इनका नाम है पैटोंगतान शिनवात्रा। क्या नाम है इनका, पैटोंगतान शिनवात्रा। तो ये वहां पे मुलाकात करेंगे। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। वहां पे 2 देशों के बीच में क्या क्या बेहतरीन चीजें हो सकती हैं उस पर डिस्कशन होगा, उस पर हस्ताक्षर होगा और यहां पे चर्चाएं होंगी। क्लियर है। अब हम यहां पे बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। बात यहां पे दोस्तों बिम्स्टेक की आई है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो एक क्षेत्र के देशों का विकास करने पे काम करता है, जो खाड़ी वाले देश है, जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो 6 जून 1997 को बैंकॉक में यहां पे घोषणा करी गई, सिग्नेचर किया गया बिम्स्टेक की स्थापना की। तो यहां पे कितनी कंट्रीज आती हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। एमबीबीएस तो सब जानते हैं, एमबीबीएस नीट
NIT, MBBS, NIT, तो उसमें टोटल 7 देश आते हैं। M फॉर म्यांमार, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, ठीक है, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, T फॉर थाईलैंड। तो अब आपको देश का नाम नहीं भूलेगा, 7 देश है इसमें। M फॉर म्यांमार, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, T फॉर यहां पे थाईलैंड है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और यहां पे 22% की जो पॉपुलेशन है वो बिम्स्टेक के 7 देशों से आती है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। अब दोस्तों बिम्स्टेक का मेन उद्देश्य क्या है? जो बंगाल की खाड़ी पे जो देश है वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, वहां की सोशल प्रोग्रेस करना। इंद्रवाणी पांडे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो कि भारतीय है प्रेजेंट में, वो इसके यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसका प्रेजेंट में बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन है? थाईलैंड है। और वही यहाँ पे अभी बिम्स्टेक की मीटिंग की मेजबानी भी कर रहा है। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो 3 प्रश्न ये थे, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 में बीआरओ की स्थापना हुई है, ठीक है। सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती हैं? तो ये ओडिसी, किससे? ओडिसी, यहां पे ओडिसी नृत्य, क्लासिकल डांस पे ये विशेषज्ञता रखती स्पेशलिस्ट है। मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो केरल की है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला प्रश्न है, हॉकी के खेल मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस स्टेट से रिलेटेड है? डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके चेयरमैन बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है? शिव सुब्रमण्यम रमन। सर अदर ऑप्शन को भी समझा दो, कौन क्या है? तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी एसबीआई के चेयरमैन है। यहां पे पहले आंसर लिख दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी एसबीआई के चेयरमैन है। हाल ही में इनको इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन आईबीए का भी अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करें यहां पे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अरुण मिश्रा बीसीसीआई में लोकपाल बनाए गए हैं, जो भ्रष्टाचार को देखते हैं कि भ्रष्टाचार हो तो रहा नहीं है। तो शिव सुब्रमण्यम रमन जी यहां पे इसके यहां पे क्या बनाए गए हैं? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के यहां पे अध्यक्ष बने हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PFRDA। फुल फॉर्म याद रखना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी प्रेजेंट में ये क्या काम कर रहे थे? डिप्टी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में काम कर रहे थे, जिसका काम होता है यहां पे क्या करना? ये रिपोर्ट्स तैयार करना, कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ। वर्तमान में सीएजी कौन है बताओ कमेंट बॉक्स पे। भारत के प्रेजेंट में सीएजी कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? आप सभी कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखें। अब देखिए, जो इसका अध्यक्ष होता है इसकी रिटायरमेंट 65 इयर्स की होती है, और जो चेयरमैन होता है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 इयर्स का होता है। 2003 में पीएफआरडी की स्थापना हुई थी और 2014 में से स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। और भारत में पेंशन से रिलेटेड जो भी यहां पे सुझाव है या आप रेगुलेशन है वो पीएफआरडी ही करता है, ठीक है। तो इसका जो मेन कार्य है, लोगों की, जब लोग यहां पर जो ओल्ड एज हो जाते हैं, वृद्धावस्था में आ जाते हैं, उनकी नीड्स के हिसाब से यहां पे एक ऐसा संगठन बनाया गया है ताकि आफ्टर दी रिटायरमेंट उनको यहां पे पेंशन मिलती रहे और वो अपना जीवन यापन करते रहे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो भारत में दोस्तों अभी रिसेंटली में यूपीएस 1 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है, जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड पेंशन सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। चिली के प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। तो भारत और चिली के बीच में कितने यहां पे समझौते हुए हैं, कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं? तो भारत और चिली के बीच में 4 समझौते हुए हैं,
4 एग्रीमेंट्स हुए हैं। आइए जानते हैं 4 समझौते कौन कौन से हैं। तो चिली के प्रेसिडेंट आप यहां पर देख सकते हैं गैब्रियल बोरिक फोंट है, और ये रहेंगे भारत में 1 से लेकर 6 अप्रैल तक। तो भारत की पहली ऑफिशियल यात्रा पर आए हुए हैं। तो यहां पे पहला एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसे कहते हैं कि भैया हम इस क्षेत्र में आगे काम करेंगे मिल करके। पर मतलब ये कहलाता है कि हम बोलते हैं ना अपने दोस्त से, ए भाई हम चलेंगे ना तुम्हारे साथ, नैनीताल चलेंगे, लद्दाख घूमेंगे। प्लान होता है, एक्सक्यूशन तब होता है जब आप जाएंगे। इसी प्रकार से 2 देश जो हैं ये एमओयू साइन करते हैं कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, ठीक है। तो एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो पहला है कि अंटार्कटिका में दोनों मिल करके यहां पे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाएंगे, इसमें समझौता हुआ है। दूसरा यहां पे हुआ है दोनों देश कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, वहां के लोग यहां आएंगे, यहां के लोग वहां जाएंगे 2024 से 2028 के बीच में, ताकि 2 देशों के बीच में बॉन्डिंग बढ़े। तीसरा है किसी प्रकार की डिजास्टर आएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। चौथा है यहां पे हम माइनिंग करेंगे, हम यहां पे माइनिंग करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे और एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारतीय ऑस्कर विजेताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो अब तक जितने भी ऑस्कर पुरस्कार मिल चुके हैं उन सभी का नाम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला ऑस्कर पुरस्कार जाता है भानु अथैया को, जिन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था फिल्म गांधी के लिए। 1982 में इनको ऑस्कर मिला। दूसरा अवार्ड जाता है सत्यजीत रे को 1992 में, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, ये ऑनरी अवार्ड था। तीसरा जाता है 2008 में रेसुल पुकुटी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए स्लम डॉग मिलीनियर में। चौथा पुरस्कार जाता है 2008 में डॉक्टर नहीं AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर स्लम डॉग मिलीनियर के लिए। 2008 में ही AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2 ऑस्कर मिलते हैं। जय हो इन्होंने गाया था स्लम डॉग मिलीनियर के लिए। 2008 में गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग स्लम डॉग मिलीनियर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए, ठीक है। 2008 में जॉन स्टीवन एस को मिला था बेस्ट साउंड एडिटिंग स्लम डॉग मिलीनियर्स के लिए। बहुत सारे अवार्ड मिले थे स्लम डॉग को। उसके बाद फिर पूरा यहां पे खाली था और कोई भी अवार्ड नहीं मिले थे। लेकिन 2003 में नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बना RRR मूवी का, और 2023 में गुनीत मोंगा को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट द एलिफेंट विस्परर्स इनकी मूवी थी, इनको यहां पे मिला गुनीत मोंगा को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। छठा प्रश्न, यूपी अनमोल रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड किसे मिला है? तो यह अवार्ड मिला निखिल सिंघल को। निखिल सिंघल को अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार। जानते हैं, पहले थोड़ा ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पे राकेश रोशन को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया फिल्म के क्षेत्र में। समीर कनोडिया बेस्ट CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। दलाई लामा को ये गोल्डन मर्करी अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? गोल्डन मर्करी अवार्ड मिला समाज सेवा के क्षेत्र में। और यहां पे ये जो अहिंसा को प्रमोट करते, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो गोल्डन मर्करी अवार्ड मिला है। स्पिरिचुअल लीडर है तिब्बत के दलाई लामा। आइए जानते हैं पूरा डिटेल से। तो यहां पर हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो मीडिया रणनीतिकार हैं, मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं और विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। यहां पर आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, निखिल सिंघल। इनको उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार मीडिया या फिर जनसंपर्क उद्योग में जो असाधारण योगदान होता है उसके यहां पे दिया जाता है। मीडिया के क्षेत्र में काम जो करते हैं और जो लोगों को अच्छे से कनेक्ट करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों नए बच्चों के लिए जानकारी, जो बच्चे इस जानकारी को जानते हैं वो यहां पे स्किप कर देंगे, मैं 1 मिनट आपका लेता हूं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया, लगभग 200 बच्चे यहां तक अब तक एनरोल हो चुके हैं। तो यहां पर इस महाअभियान में मैं उन सभी बच्चों को आमंत्रित करता हूं जो अपने जीके जीएस सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं।
आप अपने दोस्तों से पूछिएगा जो यहाँ पे एनरोलमेंट लिए हैं कि किस तरीके से जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप 5 से 6 महीने पढ़ोगे, 450 वीडियो 500 वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पॉलिटी इकोनॉमिक्स, इतने सारे विषय आप पढ़ेंगे 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और दोस्तों ऑफर फीस है 999 उसकी फीस है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डेली लाइव क्लास होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, प्रीवियस ईयर डिस्कशन होगा, बाइलिंगुअल क्लास होगी। ये सारा फायदा आपको इस कोर्स में मिल रहा है। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना, स्टडी कर एप्लीकेशन, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है। 1 ईयर की मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप यहां पे जाओगे कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाओगे तो यहीं पे आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा और कूपन कोड यूज कर लेना अर्जुन 200, जहां पे आपको 200 रुपए का ऑफ भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये हमारा टाइम पीरियड होगा, स्ट्रेटजी होगी कोर्स की। चलिए क्लासेस आपकी 12 से 1 और शाम 5 से 6 होगी। अगला सवाल है, कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलाई फूलों की माला का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग अभी दिया गया है? तो दोस्तों इसका संबंध किससे? तमिलनाडु से है। और दोस्तों तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है। जो भी जीआई टैग दिए जाते हैं 10 साल के लिए दिए जाते हैं, 10 साल के बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। तो आप इस प्रकार के पत्ते देखते हैं, ये बहुत ही, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और काफी बड़े पत्ते हैं। तो कुंभकोणम पान पत्ता तमिलनाडु में थंजावुर और थोवलाई फूलों की माला कन्याकुमारी भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है, भौगोलिक संकेत दिए जाते हैं। जीआई टैग क्या होता है? वो उस क्षेत्र की पहचान होती है, उस क्षेत्र को वहां पे नाम मिलता है और लोगों को यहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन करते हैं उसको फायदा मिलता है। ये दोनों ही प्रोडक्ट तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड है। तमिलनाडु के पास अब टोटल जीआई टैग की संख्या 62 हो गई है। और यहाँ पे हम बात करें तो थंजावुर की जो यहाँ पे कहाँ पे उगाया जाता है, तो कावेरी नदी घाटी पे थंजावुर को उगाया जाता है। और तिरुवैयारू, पापनासम, थिरुविदेमारुदूर, कुंभकोणम, थोड़ा खतरनाक नाम है, और राजगिरी क्षेत्र इसकी खेती के लिए जाने जाते हैं। ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट प्लेसेस, स्थान है। आप ये माला देख रहे हो, थोड़ा सा डराने वाली माला है। ऐसी माला कहाँ पे चढ़ाई जाती है बताने की जरूरत नहीं है। तो ये थोवलाई फूल की माला है। ये दोनों जगह प्रसिद्ध है, केरल तमिलनाडु दोनों जगह काफी ज्यादा फेमस है। तो इसमें सफेद, लाल और हरे फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये चटाई जैसी शैली होती है ना, वैसे यहाँ पे इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, ये अपनी यूनिक क्राफ्टमैनशिप के लिए जानी जाती है और स्पेशल अरेंजमेंट के लिए जानी जाती है ये फूलों की माला। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 को किसने जीता है? Who has won आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025? तो रजनीगंधा अचीवर्स ने इसे जीता है। किसने जीता है? रजनीगंधा अचीवर्स ने यहाँ पे आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप को यहाँ पे जीत लिया है। तो फाइनल मुकाबला हुआ था रजनीगंधा अचीवर्स और जिंदल पैंथर के बीच में। जिंदल पैंथर को रजनीगंधा अचीवर्स ने हरा दिया। विजेता टीम में जो यहाँ पे हैं डीनू धनखड़, शमशेर अली, अभिमन्यु पाठक और बीके मिस्टर डेनियल ओटामेंडी, वो यहाँ पे शामिल थे। तो ट्रॉफी प्रस्तुति किसने करी? भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने करी, जो कि श्री जगदीप धनखड़ साहब है। श्रीमती राष्ट्रीय बिरला और श्री अस्करन अग्रवाला बिरला समूह ट्रस्ट के ये एडवाइजर है। इन सब ने मिलकर यहाँ पे ट्रॉफी दी है। किसको दी है? रजनीगंधा अचीवर्स को दी है। तो ये कप जो है 2018 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2018 से ये स्टार्ट हुआ है। तो पोलो क्या होता है आप यहां पर देखो, इस प्रकार से पोलो खेला जाता है। तो एक प्रकार का घुड़सवारी वाला खेल है और घोड़ों पे बैठ करके खेला जाता है। और पोलो की उत्पत्ति कहां से हुई है? फारस से हुई। कहां से? फारस से हुई है। तो पोलो क्लब भारत में 1834 में स्थापित हुआ था, असम के सिलचर में। और पोलो खेल में हर एक टीम के पास 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपने हिस्ट्री जाना होगा। जो यहाँ पे गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 ईस्वी में लाहौर में घोड़े से गिर गया
और पोलो खेलते हुए गिर गया जिससे इसकी मौत हो गई, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार से कच्चा तीवी द्वीप समझौते पर पुनर्विचार कर उसे श्रीलंका से वापस लेने का आग्रह किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु केंद्र सरकार के बीच में बहुत सालों से तकरार चल रहा है। कच्चा तीवी द्वीप को इंदिरा गांधी के समय में गिफ्ट कर दिया गया था, दान कर दिया गया था। तमिलनाडु सरकार कहती है कि ये हमारे मछुआरे के खिलाफ, हमारे मछुआरे के साथ नाइंसाफी है। अगर हमें कच्चा तीवी द्वीप मिल जाता है तो वहां पे फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मछुआरों को इसका फायदा होगा और तमिलनाडु स्टेट को इसका इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। तो तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से यानी अनएनिमसली गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि कच्चा तीवी जो आइलैंड है उस पर वापस से पुनर्विचार किया जाए और श्रीलंका से वापस लिया जाए। कच्चा तीवी द्वीप है कहां पे, आइए लोकेशन को देखते हैं। तो आप ये भारत का साउथ वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये है रामेश्वरम और ये है श्रीलंका। श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच में पार्क स्ट्रेट है। ये छोटा सा आप रेड मार्क देख रहे हो, ये कच्चा तीवी द्वीप है। तो ये जो है, ये जो पार्क स्ट्रेट है उसके बीच में छोटा सा आइलैंड है जो बंगाल की खाड़ी को और अरब सागर को जोड़ने का काम करता है कच्चा तीवी। श्रीलंका में नेदुंतुवु और भारत के रामेश्वरम के बीच में, ये एकदम बीच में स्थित है। तो इसका जो निर्माण 14वीं सेंचुरी में ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हुआ था और प्रारंभ में ये जो आइलैंड था श्रीलंका के जो जाफना वहां पे किंगडम था उसके कंट्रोल में था। लेकिन 17वीं सेंचुरी में जो मदुरई के राजा थे रामनद, ये उनके अधीन आ गया, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। जब ब्रिटिश का शासन हुआ तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी को अपना हिस्सा बना लिया और 1921 में भारत और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट हुआ और ये एग्रीमेंट हुआ कि श्रीलंका को हम कच्चा तीवी द्वीप दे देंगे। इस क्षेत्र में काफी सालों से विवाद था, ठीक है। तो 28 जून 1974 को समझौता किया गया और भारत ने ये जो आइलैंड था श्रीलंका को सौंप दिया और तब से लेके केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच में विवाद चल रहा है कि आप उसे लीजिए। वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है, यानी कितने, देखिए धीरे धीरे नक्सल प्रभावित जो यहाँ पे जिले हैं वो घट रहे हैं और इनकी संख्या अब यहाँ पे केवल 6 रह गई है। तो मोदी सरकार ने यहाँ पे बोला है कि 31 मार्च 2026 तक हम यहाँ पे नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जड़ से निपटा देंगे। पहले 38 नक्सल प्रभावित जिले थे जो अब केवल 6 बचे हैं। तो छत्तीसगढ़ आप देखें तो इसमें बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा है जहां पे 6 ऐसे यहाँ पे आप देखो। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली है और कर्नाटक में, कर्नाटक पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया। छत्तीसगढ़ का 4, एक है झारखंड का, एक महाराष्ट्र का, ठीक है। तो नक्सलवादी जो है एक प्रकार का वामपंथी उग्रवादी आंदोलन है। 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से घटना जुड़ी है। शुरुआत में पहले इसमें किसान और जो ट्राइबल्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनके राइट्स की बात कही जाती थी, लेकिन बाद में बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया, बॉम्ब फोड़ने लगे, अटैक्स करने लगे, जिसकी बात से यहाँ पे जो इनका मेन मोटो था ये उससे हट करके किसी और मकसद में जुड़ गए। फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पर सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं? तो फरवरी 2025 तक सबसे ज्यादा सोलर प्लांट्स यहाँ पे राजस्थान में, कहां पे? राजस्थान में स्थापित किए गए। राजस्थान के 275 रेलवे स्टेशन पर सोलर प्लांट्स बनाए गए हैं जो देश में सबसे ज्यादा है। सोलर प्लांट्स की मदद से वहां पे रेलवे स्टेशन चलेंगे। इसकी घोषणा हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करी, लोकसभा में जानकारी दी है और 2025-26 तक 100% जो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन है वो यहाँ पे टारगेट अचीव किया जाएगा। 2030 तक हमारा टारगेट है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का, ठीक है। ओके, तो राजस्थान के पास 275 है और महाराष्ट्र के पास 270 है और वेस्ट बंगाल के पास 237 है। उत्तम चावल योजना हाल ही में किस स्टेट में स्टार्ट हुई है? उत्तम चावल योजना किस राज्य में स्टार्ट की गई है? तो उत्तम चावल योजना तेलंगाना राज्य में स्टार्ट हुई है, ठीक है। कहां पे स्टार्ट हुई है? तेलंगाना राज्य में स्टार्ट हुई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना स्टार्ट हुई है जो फ्री में आर्मी और पुलिस की ट्रेनिंग दी जाएगी।
आंध्र प्रदेश पे दीपम योजना स्टार्ट की गई है, जो फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा। सुभद्रा योजना अगले 5 सालों तक हर साल महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट यहां पे महिला दिवस में आएगी और रक्षाबंधन के दूसरे इंस्टॉलमेंट आएगा। ये उड़ीसा में स्टार्ट किया गया सुभद्रा योजना है। तो उत्तम चावल योजना तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने यहां पे ऑफिशियल इसकी घोषणा करी है कि हम बढ़िया क्वालिटी का आपको मुफ्त में चावल उपलब्ध कराएंगे। हम ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे राशन कार्ड धारक हैं उनको हर महीने पर पर्सन 6 किलोग्राम बहुत ही क्वालिटी वाला चावल मिलेगा मुफ्त में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10-12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपने पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, एनालिसिस के साथ पढ़ा। अब बारी है ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करोगे। राजकुमारी एस्ट्रिड का संबंध किस देश से है जो भारत की यात्रा पर आई? तो बेल्जियम से इनका रिलेशन है। केंद्र सरकार के द्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो उत्तराखंड में इसको मंजूरी मिली है। पटवा के अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 में भारत में वर्ष का गंतव्य का पुरस्कार किसे मिला? तो गोवा को मिला है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 12वां डोज के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसने यहां पे ग्रहण किया है? तो पवित्रा मार्गरीटा ने यहां पे इसको ग्रहण किया। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 इंडिया अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन कामत को यहां पे सम्मानित किया गया है। प्यारे दोस्तों, कल था 3 अप्रैल और 3 अप्रैल को जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है उसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने जा रहे हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया है? तो भारत की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने। 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 52 साल पूरे हो चुके हैं। 1973 में स्टार्ट हुआ था। निहारिका सिंघानिया ने एजल हॉप CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। वंदना कटारिया ने किस खेल से रिटायरमेंट की घोषणा करी है? तो वंदना कटारिया ने हॉकी से रिटायरमेंट की घोषणा करी है। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में 4 दिनों की स्कूल चले हम अभियान स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश पे ये स्टार्ट हुआ है। 47 नंबर की राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस चैंपियनशिप को उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। किस राज्य के शासित प्रदेश पे फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम FRS से लैस CCTV कैमरे लगाए जाएंगे? तो दिल्ली में लगाए जाएंगे। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण हिसार हरियाणा में। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? SpaceX ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में कितनी वृद्धि हुई है? 2.33% से लेके 7.48% तक। दोस्तों, लूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आ चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री जिसको मिला, इनमें से कौन सी पहली व्यक्ति थी जिनको पद्मश्री मिला है? ठीक है, तो नरगिस दत्त थी। क्या नाम है इनका? नरगिस दत्त। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता है? साइना नेहवाल ने। फरवरी 2022 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली या पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है पूजा जातियान। क्या नाम है इनका? पूजा जातियान। आज का सवाल है, RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है और आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस क्लास की जो PDF है अभी 15 मिनट बाद आपको यहां पे मिल जाएगी इस एप्लीकेशन में। और कोर्सेस एंड PDF में जाना, जहां पर आप स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज आप यहां पे ज्वाइन करना। ये स्टैटिक जीके की बुक है जो आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
दोस्तों करंट अफेयर्स का हमने ईयरली पैकेज लॉन्च किया है 2024 के लिए, 2025 के लिए। तो हर महीने की ई बुक आपको मिल जाएगी जिसकी प्राइस से 15 से 17 रुपीज पड़ती है। तो आप पूरे 12 महीने के पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। अगर आपको हर महीने की चाहिए तो आप हर महीने की भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक सेक्शन में जाना, वहां पे मिल जाएगी। 12 महीने की सीए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी जीके की बुक है, ये मार्च महीने की करंट अफेयर्स की बुक है। 5000 प्लस एमसीक्यू का एक और बुक हमने लॉन्च किया है जो आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट कराएगा, आप जाकर के करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। 12 बजे आपकी एप्लीकेशन क्लास होगी, रात को 8 बजे 10 मिनट किंग सीरीज क्लास होगी, और भी बहुत सारी क्लासेस चलती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।